कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, देखिए 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए क्या? अगर किसी के पास 10 कार्बन क्रेडिट है यानी वो 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर सकता है। वेरी गुड, दीपक ने सही लिख दिया था 10 टन, ठीक। तो 1 टन कार्बन क्रेडिट का सॉरी 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो 10 कार्बन क्रेडिट का क्या मतलब, 10 कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन। अब इसका इमिशन का मतलब क्या है, जब तुम कोई चीज बनाते हो तो उस बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी इमिट होती है या ऐसी कोई और गैसेस भी इमिट होती हैं, पॉल्यूशन होता है। तो कौन सी कंपनी कितना पॉल्यूशन फैला सकती है या आप कितना प्रोडक्शन करेगी, तो कंपनी का प्रोडक्शन के लिए उसको सुविधा देने के लिए हमने उसके कुछ कार्बन क्रेडिट तो तय कर दिए कि आप इतना कार्बन क्रेडिट बना सकते हैं। इसके बाद हमने बोला कि अगर इससे ज्यादा आपको प्रोडक्शन करना है तो आपके पास कार्बन क्रेडिट होने चाहिए। अब ये कार्बन क्रेडिट चाहे आप किसी भी मेथड से लेके आए, चाहे किसी से खरीदे, चाहे कुछ भी करें, तो जिसके पास सरप्लस है वो बेच सकता है, जिसके पास डेफिसिट है उसको खरीदना पड़ेगा। एक मिनिमम सबके पास है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन मार्केट। जहां कार्बन क्रेडिट खरीदा और बेचा जा रहा है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन मार्केट। क्लियर? तो 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, यानी इतना प्रोडक्शन आप कर सकते हो जिसमें 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकले। ठीक है, आगे देखिए। These markets operate on limiting emission and allocating rights through tradable credit and offsets। ज्यादातर लोगों को क्रेडिट के बारे में तो पता है लेकिन ऑफसेट नहीं पता है। अगर मैं एक शब्द यूज करूं कि कार्बन क्रेडिट थ्रू ऑफसेट, तो इसका मतलब कितने लोग को पता है? आज क्लास थोड़ी सी कठिन है बच्चों, आसानी से समझ में नहीं आएंगी चीजें, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर आते जाते रहोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो कार्बन क्रेडिट थ्रू ऑफसेट का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको समझने की कोशिश करेगा, यही पूछा गया। अब ये जो कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट आया है, ये कहां से आया है? तो अमेरिका में, यूएस में सल्फर के क्रेडिट से ही कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, सल्फर की ट्रेडिंग से शुरू हुआ था। देखिए, दिस introduced in US during 1990 under the cap and trade system for controlling sulfur dioxide emission। याद रखना ये पॉइंट। तो ये कार्बन ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये हम कहां से लेके आए हैं, यूएस से। ऑल्दो पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहा है बट यूएस के सल्फर डाइऑक्साइड से लेकर आए हैं। जय हिंद प्रतीक्षा। प्रतीक्षा रोज प्रतीक्षा करवा के ही आती हो तुम क्लास में, बहुत सोच के नाम रखा था पापा ने। चलो अब देखिए कैसे करते हैं, कार्बन क्रेडिट कैसे कहते हैं, समझिएगा एक एक पॉइंट ध्यान से। गवर्नमेंट एलोकेट लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन क्रेडिट रिस्ट्रिक्टिंग टोटल एमिशन। तो मैंने सरकार अलग अलग कंपनी को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कार्बन क्रेडिट अलॉट कर देती है ताकि तुम उससे ज्यादा इमिशन ना कर पाओ, यानी आपका काइंड ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में रहे। ठीक है, ईच क्रेडिट परमिट द इमिशन ऑफ 1 टन ऑफ CO2। एक क्रेडिट का मतलब क्या हो गया, 1 टन ऑफ CO2। अब आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, उस प्रोडक्शन में ज्यादा इमिशन निकलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको किसी ऐसी कंपनी से क्रेडिट खरीदना पड़ेगा जिसके पास बचे हुए हो। कंपनी दैट नीड्स मोर क्रेडिट कैन बाय फ्रॉम दोज विद अ सरप्लस, तो उनसे खरीद लेंगे। अब इसका कितने पैसे में मिलेगा 1 टन? देखो कुल्हड़ वाली चाय है बेहतरीन, जिसको पीना हो बताओ। सर दर्द हो रहा था मेरा ऑनलाइन क्लास में भी। चलो ठीक है बच्चों, ध्यान दो। ठीक है, तो इसका प्राइस कितना होगा, तो प्राइस निर्भर करेगा डिमांड और सप्लाई पे। यानी अगर ऐसा कोई समय चल रहा है, इकोनॉमिक बूम का समय चल रहा है,
इकोनॉमिक बूम क्या होता है? जब मार्केट में डिमांड ज्यादा हो या मार्केट में डिमांड कम हो? जल्दी से बताओ, हम इकोनॉमिक बूम का क्या मतलब समझें? मार्केट में डिमांड ज्यादा कि मार्केट में डिमांड कम? वेरी गुड, डिमांड ज्यादा। ठीक बात है। देखिए, जब डिमांड ज्यादा होगा तो कंपनियों को प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा, और जब ज्यादा करना होगा तो ऐसे समय में कार्बन क्रेडिट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी उनको। तो जब जब इकोनॉमिक बूम होगा तो कार्बन क्रेडिट महंगे हो सकते हैं, या इसका उल्टा देखो, इकोनॉमिक रिसेशन में कार्बन क्रेडिट सस्ते हो सकते हैं। तो फाइनली कार्बन क्रेडिट का रेट क्या होगा, कितने रुपए में इसकी ट्रेडिंग हो रही होगी, ये डिफाइन होगा किससे? कार्बन क्रेडिट की मार्केट की डिमांड और सप्लाई से, कितनी जरूरत है। क्लियर? अब देखिए आगे। अब मान लीजिए कि आपने मार्केट से खरीद लिया, अगर अब नहीं भी है मार्केट में और कंपनी को प्रोडक्शन करना है, तो दूसरा उपाय इसके पास रहता है ऑफसेट्स। इसको समझिए क्या, कंपनियां ये बोलती, रूल ये बोलता है कि अगर आपके पास कार्बन क्रेडिट नहीं है तो आप पेड़ लगवाइए, या रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में जैसे सोलर पैनल्स लगवाने में या विंड एनर्जी लगाने में आम जनता की या सरकारों की मदद करिए। जब आप मदद करेंगे तो भी जो फंडिंग एक्टिविटी होगी उससे भी आप क्या कर सकते हैं? कार्बन क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। और जब इस फंडिंग से कार्बन क्रेडिट क्रिएट होता है तो इसे ही क्या बोलते हैं? ऑफसेट बोलते हैं। प्रिया ने बताया था ऑफसेट का मतलब लिमिट सेट फॉर कार्बन इमिशन। गलत था प्रिया बेटा। ऑफसेट का मतलब यह है कि जब कंपनी फॉरेस्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, इनमें पैसे इन्वेस्ट कर रही है, ठीक बात है, ये सब क्लीन एनर्जी हुआ ना, तो कंपनियों को हम एक और क्रेडिट देंगे जिसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑफसेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट समझिए, क्लियर हो गया आपका। तो कंपनियां ट्रेडिंग के लिए कहां कहां से ले सकती हैं? एक तो बगल वाली कंपनी से ले सकती हैं, कितना पैसा होगा डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होगा। दूसरा ऑफसेट से ले सकती हैं। ऑफसेट का मतलब क्या हुआ? जंगल लगाने के लिए पैसा दे दो, किसी संस्था को डोनेट करो, किसी कंपनी को डोनेट करो, गवर्नमेंट को डोनेट करो, वहां से आपको क्रेडिट मिलेगा। तीसरा एक और पॉइंट रखा है, इंटरनेशनल मैकेनिज्म। इसको ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 6 सब क्लॉज 2 और 6 सब क्लॉज 4, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये और किसका? पेरिस एग्रीमेंट का। पेरिस एग्रीमेंट में ऐसा साफ मेंशन किया हुआ है कि क्रॉस बॉर्डर कार्बन क्रेडिट खरीदे बेचे जा सकते हैं। यानी अगर इंडिया की कंपनी को कार्बन क्रेडिट की जरूरत है तो वो जाके श्रीलंका से खरीद सकती है। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग भी पॉसिबल है। तो होपफुली आपको ट्रेडिंग समझ में आएगा। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? 1 टन कार्बन, एक क्रेडिट का मतलब। जरूरत हो तो जिस कंपनी के पास ज्यादा उससे खरीद लो, नहीं और ज्यादा चाहिए ऑफसेट से क्रिएट करो। ऑफसेट का मतलब आप समझ ही गए। और ज्यादा चाहिए, इंडिया में नहीं मिल रहा है या आपकी कंट्री में नहीं मिल रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर खरीदो। तो ये सब क्या होगी? कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत कहां से हुई है? यूएसए से हुई है। बाकी आप सारा चीजें समझ गए हैं, ठीक है। ध्यान समझो, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा इंपॉर्टेंट। इसको देखो, थोड़ा सा ज्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम टेकिंग है, ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। भारत ने लक्ष्य रखा है अपने आप को नेट जीरो इमिशन डिक्लेयर करने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या टारगेट रखा है कि नेट जीरो डिक्लेयर करना है। कब तक? आप बताओगे, जल्दी से बताओ। 10 क्लास में ये मुझे लगता है तीसरी बार आ रहा है ये पॉइंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेट जीरो इमिशन, नेट जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट कब का है? आम्या गुप्ता 2027। ओके, 2027। दीपक 2070। ओके, हमें लगता है आम्या गलती से टाइप हो गया था तुमसे। अंजलि 2047 नहीं, ये तो विकसित भारत वाला है। आम्या 2030। ओके, चलो सही जवाब है बच्चों 2070, 2070। ठीक है, याद रख लीजिएगा। कार्बन इमिशन में नेट जीरो करने का भारत का टारगेट कब का है? 2070 का है, ना 30 है ना 47 है।
ठीक है, 2070, अनुभव 50 नहीं है, पुराना है, आ सकता है एग्जाम में, आएगा तो बताना कि यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, 2070। चलो, अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस में कि कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए इंडिया क्या क्या कर रहा है, तो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, कुछ वीडियोस भी बनाया, उसको मैं लिंक करूंगा। दूसरा यहाँ ये पूछा जा सकता है आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कार्बन मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो उसको डिस्कस करो। तो देखिए, आज एक कुछ स्कीम ऐसी हैं, हम क्या बोले, इंडियाज इनिशिएटिव्स इन कार्बन मार्केट। ध्यान से देखिए, हेडिंग क्या लिखी, भारत के कार्बन मार्केट में इनिशिएटिव क्या है, भारत की कार्बन मार्केट की पहल क्या है, इंडियाज इनिशिएटिव इन कार्बन मार्केट। तो पहला इनिशिएटिव हमारा पैट स्कीम, PAT, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। क्या है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। अब ये है क्या, देखिए, ये वही स्कीम है, टारगेट इंडस्ट्रीज टू इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी एंड ट्रेड सरप्लस क्रेडिट। आप ऐसे समझिए कि मेरी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं और उसमें एनर्जी का खूब यूज हो रहा है, और वो एनर्जी मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से ले रहा हूं, तो उसके लिए भी कार्बन क्रेडिट एमिशन हो रहा है। और हम इस पैटर्न को चेंज करें, हम इस बिल्डिंग में सोलर इक्विपमेंट्स लगाएं, तो यहां पे क्या होगा, हमने एनर्जी इफिशिएंसी क्रिएट करी। हम ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स को चेंज करें जो ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, यानी जो ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं। तो पैट स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ऐसी कोशिश करें कि उसमें कम से कम कार्बन इमिशन हो, हाई एफिशिएंट चीजों का यूज करें जो कम बिजली ले रही हो। ठीक है, और पैट स्कीम के अंदर क्या है, अच्छा परफॉर्म करिए, कम कार्बन इमिट करिए, कार्बन क्रेडिट अचीव करिए, और फिर कार्बन क्रेडिट बेचिए। तो हर कंपनी को गवर्नमेंट अप्रूव कर रही, गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही कि आप अच्छा परफॉर्म करो। अच्छे परफॉर्मेंस का यहाँ पे मतलब क्या है पैट स्कीम में, कि ऐसा परफॉर्मेंस करो कि जो प्रोडक्शन हो लेस कार्बन इमिशन पे हो। ठीक है, तो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। अब देखिए, पैट स्कीम किस मिनिस्ट्री का है, तो देखिए, पैट स्कीम इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर द नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी इफिशिएंसी। एक मिशन है NMEE, नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी इफिशिएंसी, इनकी है पैट स्कीम। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, तो दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। और BE किसके अंतर्गत काम करता है, इट्स वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो पैट स्कीम क्या है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, किस स्कीम के अंतर्गत, किस प्रोग्राम के अंतर्गत है, NMEE। NMEE को कौन करा रहा है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। और किसके अंतर्गत काम कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्लियर, ध्यान से समझते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है पैट स्कीम का, देखिए, पैट स्कीम एम्स एट रिड्यूसिंग स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। तुम जितना एनर्जी यूज कर रहे हो आज की डेट में, कितना प्रोडक्शन करने के लिए, मान लीजिए 100 टन प्रोड्यूस करने के लिए आप XYZ एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है कि 100 टन तो प्रोड्यूस हो लेकिन आपकी एनर्जी कम लगे। ठीक है, तो यही पैट का ऑब्जेक्टिव है। तो क्या है, पैट स्कीम एट रिड्यूसिंग स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, एनर्जी यूज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये याद रखना, एनर्जी यूज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। तो यूपीएससी को कठिन करना होगा तो इस पॉइंट पे रुकेगा कि व्हाट इज स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो पर यूनिट प्रोडक्शन करने में जो एनर्जी लग रही है उसको हम क्या बोले, एनर्जी यूज। और स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन को पैट स्कीम में कम करने का टारगेट रखा गया है। तो ध्यान से समझिए, ये जो पैट स्कीम है उन सेक्टर्स के लिए है जो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। अब यहां प्रश्न पूछोगे एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर क्या होते हैं, तो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर का मतलब क्या हुआ कि ऐसे सेक्टर जिनको जो प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा एनर्जी का यूज करते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर। क्लियर सबको,
चलिए आगे देखिए क्या है। और जब आप कम करेंगे, अचीव करेंगे, तो जो आपको जो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा उसको आप बेच सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया आपके पास में। दूसरा देखिए एक और तरीका क्या है कार्बन क्रेडिट अचीव करने का, REC, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और स्कीम है। ये क्या कहती है, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे। देखिए REC, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, फैसिलिटेट्स ट्रेड इन रिन्यूएबल एनर्जी। क्या करता है कि ट्रेड करो रिन्यूएबल एनर्जी का अपने कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए। इसका मतलब क्या है समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। REC क्या होते हैं, ये 100% है प्रीलिम्स का क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध और मुगलों के खानदान से बाहर आना पड़ेगा यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। देखो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट आर ऑल्सो कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी क्रेडिट्स। क्या है, आर मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट दैट सर्टिफाइड दैट बियरर ओन्स मेगावाट पर आवर। यहां अंडरलाइन किया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम। देखिए अगर मैंने कहा मेरे पास 5 REC हैं, 5 रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब यह है कि हम 5 मेगावाट पर आवर का सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आर मार्केट बेस्ड सिस्टम दैट सर्टिफाइड दैट बियरर ओन्स 1 मेगावाट पर आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने 5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से क्रिएट किया है, और जैसे ही ये रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने बनाई है ग्रिड पे ट्रांसफर होती है, हमें REC मिल जाता है। अब ये REC हम बेच सकते हैं और उससे हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक बात है। देखिए वंस पावर प्रोवाइडेड हैज फेड द एनर्जी इनटू ग्रिड, द REC रिसीव्ड कैन बी सोल्ड ऑन द ओपन मार्केट एज एनर्जी कमोडिटी। एक नया शब्द है बाजार में, एनर्जी कमोडिटी। समझिए कोई कंपनी ने बहुत सारे विंड एनर्जी लगाए, सोलर एनर्जी लगाए और उनसे 10 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करी, और अब ये एनर्जी को खुद तो यूज करना नहीं, खुद कर भी लिया है। मान लीजिए कि जो उसके पास सरप्लस एनर्जी बची उसने ग्रिड में ट्रांसफर कर दी। ग्रिड में ट्रांसफर करने का मतलब है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, सेंट्रल रेगुलेटरी बोर्ड को बेच दिया। जब वो बेचेंगे तो उन्हें पैसा नहीं मिलकर क्या मिल सकता है, REC मिल सकता है। और REC कंपनियों को लेना है अगर उन्हें ज्यादा कार्बन एमिशन करना है, ठीक बात है। तो ये भी काइंड ऑफ कार्बन मार्केट है। तो कार्बन मार्केट का एक और इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा REC क्या है, देखिए REC आर ट्रेडेड इन पावर एक्सचेंज within the floor price and upper price determined by Central Electricity Regulatory Authority। इस पॉइंट पे रुकेंगे हम। क्यों रुक रहे हैं, जहां कार्बन क्रेडिट्स डिमांड और सप्लाई से बेचे जा रहे हैं, इनविजिबल हैंड है वहां पे, वहीं पे REC का फ्लोर प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य और अपर प्राइस डिसाइड कर देता है कौन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, CERC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन क्रेडिट का रेट कैसे डिसाइड हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई से। REC इंडिया में ही है, कैसे डिसाइड हो रहा है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कर रहा है, CERC कर रहा है। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। भारत में 2 तरह के REC मिलते हैं आपको, पहला सोलर REC और दूसरा नॉन सोलर REC। अगर एनर्जी जो पैदा की गई है वो सोलर द्वारा की गई है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, सोलर REC। अगर अदर देन सोलर के अलावा किया गया है तो क्या बोल रहे हैं, नॉन सोलर REC, ठीक है। इसी तरह से 2 बातें और है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कार्बन मार्केट को लेकर, कार्बन इमिशन को लेकर, नेट जीरो लक्ष्य को लेकर बहुत सीरियस है। तो हमारे यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का, उसमें अमेंडमेंट भी किए गए हैं कि हर कंपनी को घरों में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, जो चीजें यूज हो रही हैं, वो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड हो। क्लियर, और इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। चलो एक और आया है BEE, ऊपर हम लोग ने पढ़ा था ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप BEE
ऑन 1 मार्च 2002। प्री वाला क्वेश्चन होती है डेट्स। अब ये डेट पूछे जाने के चांस कम है। डेट किससे पूछते हैं? डेट हमें उससे पूछेंगे ना साहब कि जो जिसको डेट याद रखने की जरूरत है। तुम तो आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, और जब आईएएस ऑफिसर बनोगे या जज बनोगे तो तुमको तो मिलेंगे ना अर्दली तारीखें याद करने के लिए, तो तुम्हारे लिए तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत साल और ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ये रिस्पॉन्सिबल एक्ट है जिस जो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है किसके? BEE के। ठीक है। मिशन क्या है? डेवलप पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज विद अ थ्रस्ट ऑन सेल्फ रेगुलेशन एंड मार्केट प्रिंसिपल्स। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए कि भारत में जो एनर्जी की आवश्यकता है भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अर्थव्यवस्था में बिना फर्क पड़े एनर्जी की आवश्यकताओं को कम कराया जाए। एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी बनाने के लिए BEE बना था। और किस एक्ट से बना है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से बना हुआ।